गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुपेस एजुकेशन ऊना हिमाचल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रियंका और आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसको हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, एटमॉस्फेयर, जिसके बारे में आप डेली सुनते भी होंगे कि वायुमंडल है, वायुमंडल कैसे बना है, हमारे आसपास क्या क्या हमें दिखाई देता है, उन सभी चीजों का जो स्टडी है वो आज हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। आशा है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और ये टॉपिक भी एनडीए में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। सबसे पहली बात तो आती है कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? सबसे बड़ी बात है कि एटमॉस्फेयर है क्या, वायुमंडल क्या है। वायुमंडल के बारे में हमने बचपन से पढ़ा है, छोटी छोटी क्लासेस से ही हम पढ़ते आए हैं कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल में हमें क्या दिखाई देता है। तो वायुमंडल की अगर मैं सिंपल से वर्डिंग में इसकी बात करूं तो वायुमंडल जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ हवा की एक घनी चादर है जिसने उसे 1000 किलोमीटर तक घेरा हुआ है, उसी को हम वायुमंडल बोल देते हैं। अब वायुमंडल की स्टडी हम दो तरह से करते हैं, जिसमें फर्स्ट है स्ट्रक्चर बेस पे और दूसरी है कंपोजिशन बेस पे। स्ट्रक्चर बेस पे जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो उसमें हम लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी लेयर्स हमें दिखाई देती है। जैसे जैसे हम आज से ऊपर की तरफ जाएंगे एटमॉस्फेयर में, वैसे वैसे हमें लेयर्स नजर आएंगी। तो वो कौन कौन सी लेयर्स हैं जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। दूसरा, जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे वायुमंडल में शामिल है। देखो, जैसे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर मैं स्ट्रक्चर बोलूं तो स्ट्रक्चर में जो है वो कुछ 5 लेयर्स हमें दिखाई देंगी, जिसमें सबसे पहले आती है जो अर्थ के बिल्कुल साथ लगती लेयर है, उसको बोल देते हैं ट्रोपोस्फियर। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे फिर मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और लास्ट में जो है वो एक्सोस्फियर, जिसके ऊपर अभी भी रिसर्च जो है वो जारी है। और उसके बाद बोलते हैं कि एक्सोस्फियर के अबव जो है वो चुंबकीय मंडल है, मैग्नेटिक स्फीयर जिसको बोलते हैं। तो आइए एक एक करके इन सभी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सी लेयर में कौन सी ऐसी चीज है जो हमें किसी ना किसी चीज से प्रोटेक्ट करती है या फिर सन से आने वाली रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। वो सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत वहीं से होती है कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर है क्या? बोलता है कि द एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ, ब्लैंकेट ऑफ द एयर दैट सराउंडिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो वायु की एक घनी चादर है उसी को हम एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ जो है वो वायु की जो घनी चादर हमें दिखेगी उसको हम एटमॉस्फेयर बोल देते हैं। तो अर्थ हमें कुछ इस तरह से नजर आती है। अर्थ के चारों तरफ मैंने बताया कि जो 1000 किलोमीटर तक हवा दिखेगी या महसूस होगी उसको हमने बोल दिया एटमॉस्फेयर। अब इस घनी चादर के बीच में क्या क्या है, ये कैसे बना है एटमॉस्फेयर, उसके बारे में हम देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें गैसेस भी पाई जाती हैं, इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी है, इसमें वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं। गैसेस बहुत सारी, जैसे नाइट्रोजन हो गई, फिर CO2 होगी, ऑक्सीजन होगी और भी बहुत सारी छोटी छोटी गैसेस जो हमें जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं, वो सारी गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है। उसके बाद देखते हैं हम गैसेस के बाद डस्ट पार्टिकल्स।
अब बहुत से डस्ट पार्टिकल्स हवा के साथ साथ मूवमेंट करते रहते हैं। कई बार जो होता है, हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि जब हवा चलती है तो बहुत सारे मिट्टी के छोटे छोटे कण आके हमारी स्किन के ऊपर बैठ जाते हैं, या हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो है वो थोड़ी बहुत धूल जमी हुई है, तो वो क्या है, डस्ट पार्टिकल्स। वाटर वेपर्स पाए जाते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर छोटे छोटे बूंदे जो है वो वाटर वेपर्स इकट्ठा होते रहते हैं, जैसे बादल बनते हैं फिर धीरे धीरे, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में हमें नजर आती है। चलिए देखो, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में सबसे पहली बात मैंने बताई गैसेस, दूसरा मैंने बताया वाटर वेपर्स, और थर्ड बताया मैंने डस्ट पार्टिकल्स के बारे में। उसके बाद देखो, अगर हम देखें कि कंपोजिशन जो है वो एक मिक्सचर है किस किस का, गैसेस का, वाटर वेपर्स का, और तीसरा है डस्ट पार्टिकल्स का, साथ में क्लाउड्स फॉर्मेशन वो भी एटमॉस्फेयर का पार्ट है, और उसके बाद एनर्जी जो सन से आ रही है, हीट, वो भी एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है। तो सभी चीजों का अपना अपना रोल यहाँ पे रहता है। नाइट्रोजन जो है, अगर मैं उसकी मात्रा की बात करूं तो नाइट्रोजन की जो मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है वो 78% के आसपास देखने को मिलती है। उसके बाद अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो 20.95%, इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं और 21% भी बोल देते हैं। आर्गन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारी गैसेज हैं, जैसे हीलियम होगी, लिथियम होगी, या मीथेन हो गई, ओजोन हो गई, हाइड्रोजन होगी, ये सारी की सारी गैसेज जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है। चलिए, ये थी कंपोजिशन कि बना कैसे है, उसकी बनावट कैसी है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। आज का जो वीडियो है वो मेनली स्ट्रक्चर के ऊपर है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी संरचना कैसे हुई है, कौन कौन सी ऐसी लेयर्स हैं जो हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है। अब देखो, अर्थ जो है, अगर मैं बोलूं कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ के साथ लगती जो पहली लेयर है उसको बोल देते हैं ट्रोपोस्फेयर। 5 लेयर्स बताई मैंने, जिसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, और लास्ट में मैंने बताई एक्सोस्फेयर। और उसके बाद भी मैंने एक मंडल की बात की, वो कौन सा था, वो था मैग्नेटिक स्फीयर। देखो, सबसे पहले अर्थ के साथ लगती जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर अर्थ के पास वाली लेयर है, और इस लेयर में जो है वो जितनी भी, चाहे वो क्लाउड फॉर्मेशन होगी, वेदर से रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगी वो सारी की सारी ट्रोपोस्फेयर में ही होगी। एयरक्राफ्ट यहाँ पे चलते हैं, जिनको घरेलू विमान भी बोल देते हैं, ये सारे जितना भी काम होगा वो ट्रोपोस्फेयर में होगा। अब सबसे पहले बात आती है कि इसकी जो है वो हाइट कितनी है ट्रोपोस्फेयर की। आइए देखते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में थोड़ा सा। अब ट्रोपोस्फेयर जो है उसकी अगर मैं एवरेज हाइट की बात करूं तो वो है सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर के आसपास है। पर पोलर रीजन पे इसकी हाइट अलग होगी और इक्वेटर रीजन पे इसकी हाइट हमें अलग देखने को मिलती है। अब ये 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और इस लेयर में जो है वो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, एटमॉस्फेयर अर्थ से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे जो है वो टेम्परेचर नीचे गिरता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाएंगे टेम्परेचर नीचे गिरेगा, और उसी को हम बोल देते हैं नॉर्मल लेफ्ट स्टेट। और हम जो है वो 165 मीटर पर जब हम जाके पहुंच
देखते हैं तो वहां पे हमें दिखेगा कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो नीचे गिर गया है। उसको हम नॉर्मल एब्सोल्यूट के नाम से जानते हैं। इसका कारण है क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हम एटमॉस्फेयर को जो है वो डिवाइड क्यों करते हैं, किस बेस पे हम जो है वो लेयर्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितनी लेयर्स बनी हुई है हर लेयर की अपनी इंपॉर्टेंस है और हर लेयर में टेम्परेचर हमें अलग से देखने को मिलता है। हर लेयर का जो है काम अलग है, हर लेयर की हाइट अलग है। इस तरह से हमने इनको बांटा हुआ है इनके काम के आधार पे। अब मैंने बताया कि 5 लेयर्स में मैंने इसको डिवाइड किया है और उसमें जो है वो अल्टीट्यूड हमें अलग अलग देखने को मिलेगा, हाइट किसी भी लेयर की सेम नहीं होगी, हर लेयर का काम अलग होगा और एयर टेम्परेचर जो है वो हर लेयर में हमें अलग अलग देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रोपोस्फेयर से। ट्रोपोस्फेयर हमने थोड़ा सा देख भी लिया कि 8 से 18 किलोमीटर तक जो है वो इसकी हाइट देखने को मिलती है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 15 किलोमीटर तक है। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है कि पोलर रीजन पे इसकी हाइट 8 किलोमीटर से शुरू हो रही है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 से 20 इक्वेटर में, पर किसी बुक में हमें 8 से 18 मिलेगा देखने को, किसी बुक में जो है हमें 8 से 20 किलोमीटर तक भी देखने को मिलेगी। इसका रीजन भी बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। अब ये हमारी अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे ये 0 डिग्री जिसको हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं, इक्वेटर लाइन के ठीक ऊपर 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे की तरफ जो है वो 23.5 डिग्री साउथ में जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इन दो जो रीजन है ये इस लाइन से लेके इस लाइन तक यहाँ पे जो है वो कौन सा सबसे ज्यादा गर्मी होती है, क्यों? क्योंकि एक तो ये 0 डिग्री के आसपास वाला रीजन है, उष्ण रीजन इसको बोलते हैं, और दूसरा इस रीजन पे जो है वो साल में कभी ना कभी सन रेज जो है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे हमारा सन है तो इस रीजन पे जो है वो कभी ना कभी सन रेज बिल्कुल सीधी पड़ेंगी। उस वजह से क्या होता है, सूर्य की किरणें जब यहाँ पे सीधी पड़ेंगी, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ तक पहुंच नहीं पाती, यहाँ पे तो तिरछी पड़ेंगी दोनों पोल्स पे। अब इस रीजन पे जब सनरेज पड़ेंगी तो उससे जब गर्मी ज्यादा होगी तो ये जो हमारा मंडल है ट्रोपोस्फेयर जो रीजन है ये रीजन फैलता है। गर्मियों में ये ज्यादा हो जाएगा, सर्दियों में ये थोड़ा कम हो जाएगा। उस वजह से जो है वो इसकी हाइट कम और ज्यादा होती रहती है। और दूसरी बात यह है कि इक्वेटर रीजन पे जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे कम काम करती है, जिस वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसी वजह से जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस रीजन पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होती है जो एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ खींच लेती है। और दूसरा रीजन मैंने बताया कि यहाँ पे जो है वो सन रेज तिरछी पड़ती है, जिस वजह से ये मंडल ज्यादा नहीं फैलता और ये छोटा, इसका जो हाइट है वो कम रह जाती है। ठीक है जी। और दूसरा यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इक्वेटर रीजन पे सनरेज साल में कभी ना कभी जो है वो सीधी पड़ती है, जिस वजह से इस लेयर में गर्मी ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा है, इसका विस्तार ज्यादा हो जाता है। और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे कम काम करती है, इसलिए भी जो है वो इसकी जो इसका जो विस्तार है वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, यहां तक पता चल गया। आगे देखते हैं
कि इस लेयर में और क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। नॉर्मल लेफ्ट रेट की मैंने बात की कि जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाएंगे, यहां से ये बेस है, बेस से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ हाइट की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा, टेम्परेचर नीचे गिरेगा। और वही चीज यहाँ पे मेंशन की है कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद हमें 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे गिरा दिखाई देगा, डिक्रीज हुआ नजर आएगा। उसके बाद देखो हम देख सकते हैं कि, और साथ में मैंने एक और चीज बताई कि इसको जैसे ही टेम्परेचर नीचे गिरेगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मल लेफ्ट रेट, जो बहुत जरूरी है, नॉर्मल लेफ्ट रेट। ठीक है जी। उसके बाद देखो, अब वेदर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सारी के सारी ट्रोपोस्फेयर में होंगी। दूसरा, जितनी भी हैवी गैसेस पाई जाती हैं वो पूरी की पूरी ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती हैं। तीसरी बड़ी बात ये है कि इस रीजन पे जो है वो CO2, नाइट्रोजन, जलवाष्प, जिनको वाटर वेपर्स बोलते हैं, ये सारी की सारी गैसेस यही देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो है वो डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट उड़ाए जाते हैं, मतलब घरेलू विमान जो देश के अंदर ही किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए यूज किए जाते हैं, वो भी यहीं पे उड़ान भरते हैं। और साथ में जो है वो इस लेयर को दो और नामों से जानते हैं, जिसमें एक है संवहन मंडल और दूसरा आता है अधोमंडल। क्वेश्चन अब ये भी आ सकता है कि अधोमंडल किसको कहा जाता है या फिर संवहन मंडल किसको कहा जाता है। वो ट्रोपोस्फेयर को बोला जाता है और ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में क्षोभ मंडल बोलते हैं। अब क्षोभ मंडल जैसे खत्म होना है और दूसरा मंडल शुरू होना है, अर्थ, ट्रोपोस्फेयर, और इधर से ये बीच में शुरू होना है स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में एक बाउंड्री काम करती है, जिसको हम बोल देते हैं ट्रोपोपाउस, क्षोभ सीमा। ये बाउंड्री जो है वो 1 से 1.5 किलोमीटर तक की है और इस लेयर में जितनी भी जेट स्ट्रीम जो हवाएं चलती हैं वो इसी रीजन में चलती हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में ही। ये दो मंडल को अलग करती है और इस रीजन में जो है वो, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो यहाँ पे जो है वो अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलता है। पोलर रीजन पे -45 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर देखने को मिलेगा और अगर इक्वेटर रीजन की बात करें तो -80 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलता है। कहां पर? ट्रोपोपाउस में, जिसको क्षोभ सीमा बोलते हैं। उसके बाद से शुरू हो जाता है दूसरी लेयर, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर की दूसरी बड़ी लेयर है। 18 से 50 किलोमीटर तक इसकी एवरेज हाइट है और इस रीजन में जो है वो जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा और इसका जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इसमें रिकॉर्ड किया गया है। इस लेयर की खासियत ये है कि ट्रोपोस्फेयर खत्म होते ही ये लेयर शुरू होती है और कुछ एक हाइट तक जाएंगे, कुछ किलोमीटर की दूरी तक जो है इसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। उसके बाद जैसे ही ओजोन लेयर शुरू होती है वहां पे जाके इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और एंड में इसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस तक। अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि पिछले में जो था वो डिक्रीज हुआ हाइट के साथ टेम्परेचर और इसमें हाइट के साथ इंक्रीज हुआ, दोनों में अपोजिट हो रहा है। ऐसा ही नेक्स्ट वाले में होगा, उसमें डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। ठीक है जी, चलिए
इसमें वाटर वेपर जो है वो लेस मात्रा में होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो है वो वेदर से रिलेटेड कोई ज्यादा कंडीशंस देखने को नहीं मिलती है। इस रीजन पे जो है वो सबसे ज्यादा हाइट पोल्स पर देखने को मिलती है, क्योंकि ये रीजन 20 to 50 या 18 to 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसी रीजन में जो है वो ओजोन लेयर पाई जाती है, और ओजोन लेयर जो है वो यूवी रेज से हमारी रक्षा करती है, धरती तक आने नहीं देती है उनको। यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज, जो सन से आने वाली सबसे ज्यादा हानिकारक किरणें हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। अब कुछ टाइम पहले जब इसके ऊपर रिसर्च हुई या थोड़ी सी स्टडी हुई, जब इस चीज को समझा गया, ओजोन लेयर के बारे में थोड़ी सी स्टडी करी गई, तो उसमें हमें पता चला कि ओजोन लेयर को जो है वो बहुत सारा नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है इस चीज का। वो उसका कारण क्या था? तो इसको समझने के लिए, इसके संरक्षण के लिए जो है वो एक प्रोटोकॉल चलाया गया, जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रोटोकॉल चला था ये 1987 में चला, और इसका जो मेन काम था वो ये था कि हमें जो है वो ओजोन लेयर को जो ये नुकसान हो रहा है, इसमें जो होल हो रहा है, इसको रोकना है, इसको बचाना है, इसका संरक्षण करना ही इसका मेन काम था। कौन सा प्रोटोकॉल चला था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा जरूरी है, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अब बात आती है कि ओजोन लेयर जो है वो कितने से कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? तो 15 से 35 किलोमीटर तक जो है वो ओजोन लेयर का विस्तार देखने को मिलता है। और इस लेयर का काम है यूवी रेज से हमारी रक्षा करती है। ओजोन लेयर को नुकसान किस चीज से हो रहा है? सीएफसी की वजह से। सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस चीज से रिलीज हो रही है? जो हम घर पे फ्रिज यूज कर रहे हैं, या फिर एसी हो गया, इन सभी चीजों से सीएफसी रिलीज हो रही है, जिस वजह से ओजोन गैस में होल होते जा रहे हैं। अब ये होल कहाँ पे देखने को मिले? अंटार्कटिका की जब स्टडी हुई, अंटार्कटिका में पता चला कि वहां पे जो ओजोन लेयर है, जो कितने डिग्री लैटिट्यूड की बात है, 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये देखने को मिला कि वहां पे जो है वो ओजोन लेयर में होल देखने को मिला है। और उसका कारण क्या है? सीएफसी। सीएफसी किस चीज से रिलीज हो रही है? जो हम घर पे फ्रिज या फिर एसी वगैरह यूज कर रहे हैं, उस वजह से जो है वो इस लेयर को नुकसान होता जा रहा है। और उसी इस लेयर को बचाने के लिए ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया था। कब चलाया गया? 1987 में। और इसका जो काम था वो यही था कि ओजोन लेयर का संरक्षण करना है। अब जो जैसे ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में एक बाउंड्री थी जिसको ट्रोपोबाउस कहा जाता था, वैसे ही स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच में एक बाउंड्री है, उसको स्ट्रेटोबाउस के नाम से जानते हैं। अपर बाउंड्री लाइन जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोबाउस। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मीजोस्फीयर। सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर अगर कहीं देखने को मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेसोस्फीयर में देखने को मिलता है। 50 to 80 किलोमीटर तक इसकी हाइट है, इसका विस्तार है, और -100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इस लेयर का रिकॉर्ड किया गया है। जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ये देखो सामने लिखा है कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा हाइट के साथ साथ। उसके बाद देखो इस लेयर में जो है वो मेटल्स पाए जाते हैं। मेटल्स पाए जाते हैं। अब ये मेटल्स कहाँ से पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। उल्का और उल्काक्ष जिसको बोलते हैं,
हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो इसमें मार्स और जुपिटर के बीच में जो है वो एक एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है। अब हमने सोलर सिस्टम के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि मार्स, यहाँ पे अर्थ है हमारी, यहाँ मार्स है और यहाँ पर जुपिटर है। मार्स और जुपिटर के बीच में जो है वो एक एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है और ये जो बेल्ट है, मार्स और जुपिटर जब घूम रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहां से इस बेल्ट से जो है वो कुछ एक पिंड टूट कर जो है वो मार्स और अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं और जब ये घूमते हुए यहाँ पे पहुंचते हैं मार्स और अर्थ के इसमें, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही ये हमें नजर आते हैं मीजोस्फीयर में। जब ये मीजोस्फीयर में पहुंचते हैं तो घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है और कई बार ये बहुत छोटे होते हैं और कई बार ये थोड़े बड़े आकार के होते हैं। अगर ये छोटे आकार के होंगे तो ये वहीं पे टूट के खत्म हो जाते हैं और अगर ये बड़े आकार के हुए तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आकर हमें मीजोस्फीयर में नजर आते हैं और जब ये मीजोस्फीयर में हमें नजर आते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं कि टूटता हुआ तारा दिख रहा है। वो टूटता हुआ तारा नहीं होता, वो मेटल्स होते हैं जिनमें घर्षण की वजह से जो टूट के आए होते हैं और उनमें आग लगी होती है, वो हमें घूमते हुए दिखते हैं। तो आज ये भी क्लियर हो गया होगा कि वो टूटता हुआ तारा नहीं होता, उसको देख के विश नहीं मांगते, वो एक मेटल है। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल की बात करूं तो जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं और इसका साइज बहुत बड़ा है तो ये आकर धरती पर कहीं ना कहीं गिरेंगे। जब ये धरती पर कहीं ना कहीं गिरेंगे तो एक गर्त का निर्माण करेंगे, गड्ढा बड़ा सा बना दिया, ठीक है, तो वहां पे जो है वो पानी भर जाएगा टाइम के हिसाब से, तो क्या बन गया, वो झील बन गई, लेक बन गई। तो वैसे ही महाराष्ट्र की जो लुनार लेक है वो इसी वजह से बनी हुई है। और अगर मैं वर्ल्ड वाइज एग्जाम्पल की बात करूं तो साइबेरिया में जो है वो ऐसे बहुत सारे एस्ट्रॉइड बेल्ट या फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट से टूट के मेटल्स जो है वो गिरते रहते हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, उल्का पिंड बोल देते हैं और इनके गिरने से बहुत सारे गर्त वगैरह बनते रहते हैं। इसमें जो है वो मीजोस्फीयर की एक और खासियत ये है कि इसमें नॉक्टिल्यूसेंट नामक क्लाउड्स बनते हैं पर उनका कोई काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो क्लाउड्स हैं, वो बारिश नहीं करवाते हैं, वो नजर आते हैं इस एटमॉस्फेयर में हमें, यहाँ पर मीजोस्फीयर में। दूसरी बात है इसके साथ ही अगला जो स्फीयर शुरू होता है वो है आयन मंडल, जिसको थर्मोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब ये जो थर्मोस्फीयर है इसमें बहुत सारी, आगे इसको छोटे छोटे लेयर्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें देखो डी ई एफ और जी लेयर। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो ठीक है डी ई एफ तो बता दी, डी ई एफ जी, पर ए बी सी कहाँ गई? तो ए बी सी जो हमने पहले पढ़ी, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर, वो तीन लेयर्स ए बी सी के नाम से जानते हैं और थर्मोस्फीयर को जो है वो आगे 4 पार्ट्स में बांट दिया, जिसको हमने जान लिया डी ई एफ और जी लेयर के नाम से। इसकी अगर मैं एवरेज हाइट की बात करूं तो किसी बुक में हमें ये 80 से 400 तक मिलेगी, किसी में 550 तक होगी, किसी में जो है वो 640 किलोमीटर तक इसकी हाइट दी हुई है। जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते जाएंगे इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और दूसरी बड़ी बात, इसमें जो है वो एब्जॉर्ब
सोलर रेडिएशन यहाँ पे दिखेंगी। उसके बाद देखो या इसमें जो टेम्परेचर मिलेगा वो 1500 डिग्री सेल्सियस तक भी मिल सकता है। उसके बाद देखो यहां से जो है वो सबसे बड़ा काम क्या होता है वायुमंडल से, रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होती है इसी लेयर से। अब देखो इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि डीईएफ जो है वो क्या करती है। अब डीईएफ जो है उनका काम है रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करना, पर ये जो जी लेयर है इसका क्या काम है, यहाँ पे जो है वो गैसेस का आयनीकरण होता है जिसमें नाइट्रो N2 और O2 गैसेस शामिल है। और इसमें क्या है कि इन गैसों को हल्के कणों में इनका आयनीकरण होता है, जिस वजह से जब सन की यूवी रेज या एक्स रेज या गामा रेज जो है वो इन लेयर्स पे आके पड़ती है तो इन कणों का आयनीकरण इतने अच्छे से होता है कि जो इन्हें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ देता है। और जिस वजह से क्या होता है कि इस लेयर में यह मंडल दिन के टाइम पे फैल जाता है और रात के टाइम पे सिकुड़ जाता है। और जब सन की कॉस्मिक रेज इन पे पड़ती है या अर्थ से ऊपर पड़ती है तो जी लेयर से टकराकर एक लाइट उत्पन्न होती है जिसको क्या कहा जाता है, ध्रुवीय ज्वाला के नाम से हम उसको जानते हैं। अब ये जो नॉर्थ पोल है इस रीजन पे, नॉर्थ पोल पे उसको जानते हैं हम अरोरा बोरियोलिस के नाम से, और जो साउथ पोल है उस रीजन पे इस लाइट को जानते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलियन लाइट के नाम से भी जानते हैं। चलो ये था थर्मोस्फेयर। अब थर्मोस्फेयर के बारे में हमें पता चल गया कि डीईएफ क्या काम करती है, रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट कर रही है। जी में क्या नजर आता है, उसको किस नाम से जानते हैं, ध्रुवीय ज्वाला के नाम से जानते हैं। नॉर्थ पोल पे उसको अलग नाम से जानते हैं और साउथ पोल पे उसको अलग नाम से जानते हैं। चलिए अब लास्ट जो हमारा अवस्था है वो है, अच्छा एक बड़ी चीज ये है कि मीसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर का जो कंबाइंड नेम है वो है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं इसको हम। उसके बाद देखो लास्ट जो आता है वो आता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर 640 या 500 किलोमीटर के अबव का जो रीजन है उसको हम बोल देते हैं एक्सोस्फीयर। और एक्सोस्फीयर अभी तक इसके ऊपर रिसर्च जारी है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इसकी हाइट कितनी है और कितनी हो सकती है, ये अभी कहना मुश्किल है क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च अभी जारी है। इसका जो मेन काम है, यहाँ पे पोलर सैटेलाइट्स काम करती हैं, एक्सोस्फीयर में छोड़ी जाती हैं। वो एक्सोस्फीयर में जो पोलर सैटेलाइट्स छोड़ी जाती हैं वो क्या करती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल ऐसे मूव करती हैं। वो हमें वेदर से रिलेटेड जानकारी देती है, एक काम हो गया। तभी हमें पहले ही पता चल जाता है कि आने वाले 10 दिनों का वेदर कैसा रहेगा, अनुमान हमें पहले से चल जाता है क्योंकि सैटेलाइट जो है वो यहाँ पे काम कर रही है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव कर रही है, घूम रही है। ठीक है जी। उसके बाद देखो जितनी भी अदर सैटेलाइट्स हैं वो भी इसी लेयर में छोड़ी जाती है, यहीं पे जो है वो सारी की सारी सैटेलाइट एक्सोस्फीयर में छोड़ी जाती है। अब बोलते हैं कि अब 1000 के बाद की बात करें किलोमीटर के, तो उसके ऊपर जो है वो एक और स्फीयर होगा, ऐसा अनुमान है, जिसको चुंबकीय मंडल भी कहा जाता है, मैग्नेटिक स्फीयर भी बोल सकते हैं। और उसका जो स्पेस, उसका जो अगर रीजन की बात करें तो कहा जाता है कि 36,000 किलोमीटर तक वो फैला है और इसके ऊपर स्पेस है। पर अभी तक जो है वो हम 1000 किलोमीटर के ऊपर जो है वो स्पेस को ही लेकर चलते हैं क्योंकि एक्सोस्फीयर की पूरी तरह से रिसर्च अभी तक नहीं हुई है। आज का ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है
और हमने जो है वो इसमें 5 लेयर्स के बारे में पढ़ा एटमॉस्फेयर की, जिसमें हमने फर्स्ट लेयर देखी ट्रोपोस्फेयर, सेकंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड देखी मीजोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर और लास्ट में हमने एक्सोस्फेयर के बारे में पढ़ा। उसके बाद इसके जो है वो कुछ एक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं फटाफट से कि इंपॉर्टेंस क्या क्या देखने को मिलती है इसकी, तो वो थोड़ी इस तरह से है। फंक्शंस देखो, एक तो सनरेज जो डेंजरस है हमारे लिए, उनसे हमारी रक्षा कर रहा है एटमॉस्फेयर, ठीक है जी। दूसरा सनलाइट अलाउ कर रहा है। उसके बाद देखो कि टेम्परेचर वेरिएशन को लेके भी ओजोन लेयर बहुत बड़ा काम करती है हमारे लिए, यूवी रेस से हमारी रक्षा करती है। फिर वाटर वेपर्स वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं, एनर्जी मिलती है अलग से। और उसके बाद देखो मेट्रॉइड भी कुछ एक खत्म हो जाते हैं, अगर कोई धरती के ऊपर आ भी रहा है तो उससे जो है वो कुछ एक नई प्राकृतिक जिसको हम बोल देते हैं फिजिकल फीचर, वो देखने को मिल जाता है, ठीक है जी। तो बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंस है जो हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है। अब हमें एटमॉस्फेयर के बारे में तो हमने स्टडी कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्लाइमेट को लेके कि इंडिया में जो है वो किस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है और किस तरह से ये काम करता है, कहाँ पे कौन सी वेजिटेशन उगाई जाती है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है जी। आशा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। तब तक के लिए आप ये टॉपिक अच्छे से रीड करें और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।